ओके, लास्ट वीडियो में हमने 2017 के सीसेट के क्वेश्चंस देखे थे कॉम्प्रिहेंशन वाले, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे सोल्व करना चाहिए, कैसे अप्रोच करनी चाहिए। आज हम देख लेते हैं इसके जीएस सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके जी, देखो एक सेकेंड। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर of parliament which who is not elected but only nominated by the president of India। ठीक है जी। सेकंड कह रहा है रिसेंटली, इसका मतलब ये उस टाइम पे न्यूज में रहा होगा। ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। जब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री की बात होती है तो इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात, अगर कि हमें पता है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई भी बिल आपका लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक बिल। और अगर मिनिस्टर के अलावा कोई भी अदर मेंबर जो है पार्लियामेंट का, वेदर इट इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, अगर वो कोई भी बिल प्रेजेंट करता है तो वो होता है प्राइवेट मेंबर बिल। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। नॉर्मली हम पढ़ते हैं और इसको तो हम मान के चलते हैं, जब ऐसे स्टेटमेंट दी होती है तो गलत होती है। अगर आपको फिर भी नहीं पता होता है तो ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 2 हो जाता है। अब बात आ जाती है कि इसके साथ साथ आपको कैसे करना चाहिए और कैसे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ ही गया, जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है आपका प्राइवेट मेंबर बिल प्लस जो भी आपका पब्लिक मेंबर बिल होता है, यानी दोनों तरीके के। दोनों में क्या डिफरेंस है, पब्लिक मेंबर बिल को कहाँ पे किस हाउस में आपको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल को किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कोई टाइम पीरियड मेंशन है कि इतने टाइम पीरियड के लिए पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, या फिर कोई पर्टिकुलर डे जिसपे हियरिंग होती है। जैसे अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल की बात करो तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, एडवांस नोटिस देना पड़ता है। और अगर इसकी सुनवाई से रिलेटेड बात करें तो इसकी सुनवाई भी सिर्फ फ्राइडे वाले दिन जो है इसकी सुनवाई होती है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के। ठीक है, मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो चाहे वो आपकी अपोजिशन पार्टी का होता है या फिर आपकी जो भी पार्टी उस टाइम पे रूल कर रही होती है यानी सत्ता पार्टी का होता है, वो दोनों में ही क्या हो जाता है आपका, वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होके पब्लिक मेंबर बिल हो जाता है। अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट अब गलत है तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पहली बार प्राइवेट मेंबर बिल कब आया था, यानी ये किससे रिलेटेड था। तो ये अप्रोक्सीमेट आई थिंक 1952-53 में ही आ गया था, जो कि मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड था। तो अब तक कितनी बार अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि अब तक कितनी बार प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं, तो इसके लिए कोई सर्टेन पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसा इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो वो तो जो भी फैक्ट दिया हुआ वैसी बातें गलत होती है। अब तक कितनी बार जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो पास हो चुके हैं, तो अब तक ऐसे 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो कि पास हो चुके हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए और लास्ट पता होना चाहिए। लास्ट कब हुआ था, लास्ट था आपका 1970 में। और ये किससे रिलेटेड था, ये सुप्रीम कोर्ट की, जब आप क्रिमिनल अपीलेट से रिलेटेड पावर को अलार्ज करना चाहते थे, तो ये उस चीज से रिलेटेड आपका आता है, जिसमें आपने पार्लियामेंट ने 2 आधार जोड़े थे कि अगर अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपको सजा दे, अगर आपको फ्री कर देता है और हाई कोर्ट में जब आप जाते हो तो हाई कोर्ट उसमें आपको 7 साल या ज्यादा की सजा देता है, यानी उम्र कैद की सजा दे देता है तब भी। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर मजिस्ट्रेट वाले में अगर कोई केस चल रहा होता है और हाई कोर्ट उसको अपने पास बुला के आपको 7 साल या उम्र कैद की सजा दे देता है, उसके बाद भी आप क्रिमिनल अपीलेट में आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 आधार इस एक्ट से आपके जोड़े गए थे, जो एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अपीलेट क्रिमिनल अपीलेट से रिलेटेड थी। तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट कब हुआ, लास्ट कब हुआ। अभी हाल फिलहाल तो कोई पास हुआ नहीं है, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो मल्टीपल टाइम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसी तरीके के रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द, किस में पूछ रखा है, कल्चर, किसके बारे में, कल्चर के बारे में पूछ रखा है, ऋग्वेदिक आर्यन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इनके पीपल्स के बारे में आपसे आंसर पूछा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है।
ऋग्वेदिक आर्यंस जो है वो मेल और हेलमेट का यूज करते थे वॉरफेयर में, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तांबा फेमस था, आयरन तो वो जानते ही नहीं थे। ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? गलत हो गई है। इसका मतलब टू गलत, टू गलत। यहाँ से पता चल गया स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट, बिल्कुल। तीसरा देख लेते हैं, ऋग्वेदिक आर्यन हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, जबकि यहाँ पे इंडस वैली में नो एविडेंस है। अब देखो जाएगी तो सुतकंगे डोर से एविडेंसेस मिले हैं हॉर्स की बोन के, बट वो पूरी तरह से अभी क्लैरिटी नहीं है। और यूपीएससी ने क्योंकि एक बार और ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसने हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले थे, इस चीज को सही माना था, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप यूपीएससी का जो आंसर है उसी के थ्रू जाते हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है आपकी? करेक्ट हो जाती है। इसका मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। प्रायर सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड है कि ये चीज मेंशन रहती है न्यूज में, तो आपको बताना है किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है जी, अब देखो अगर आपको नहीं पता, सॉरी प्रायर सेक्टर लैंडिंग नहीं है, प्रायर लर्निंग स्कीम है। इसका मतलब अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उस टाइम पे, तो आप ये देखो लर्निंग यानी किसी चीज को सीखने से रिलेटेड होगी। प्रायर का मतलब होता है क्या? पहले से ही। ठीक है, ओके जी। अब देख लेते हैं कि ये इनको तोड़ लिया आपने, पूरा जो भी आपके 3 वर्ड्स थे इनको अपने वर्ड्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, कौन सा नहीं। देखो पहला, सर्टिफाई द स्किल, सर्टिफिकेशन कराना है आपको, एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। और कुछ नहीं, तो यहाँ से नहीं पता आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर को दी गई या नहीं दी गई, लेकिन यहाँ से पता चलता है ट्रेडिशनल चैनल से, यानी इन्होंने जो स्किल एक्वायर की है, मान लो किसी ने अपने पूर्वजों से स्किल एक्वायर की, यानी पहले से एक्वायर करके आ चुका है। वर्ड क्या है? प्रायर। इसमें मिल रहा है, ठीक है जी, मिल रहा है। आंसर नहीं लगाते हैं, अभी देख लेते हैं। एनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसके लिए तो कोई स्कीम क्यों लेके आएगा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए? तो ये तो बकवास ऑप्शन है। सी कहता है रिजर्विंग सम स्किल जॉब टू रूरल और अर्बन पुअर इन सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। भाई वैसे रिजर्वेशन इतनी वो थोड़ी है कि आप अब क्या कर रहे हो, अब आप कुछ और भी रिजर्व कर रहे हो सम स्किल जॉब्स। किसके लिए? जॉब्स की रिजर्वेशन की बात हो रही है रूरल और अर्बन पुअर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो इसके लिए भी स्कीम की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन पे जाओगे आप सीधा। डी कहता है सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द ट्रेनी अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत पुराना नहीं है, इसके द्वारा सरकार खुद दे रही है, और यहाँ पे बात कर रही हो प्रायर यानी पहले से सीखी गई स्किल्स के बारे में। तो कहाँ पे आ रहा है? एक ही तो मात्र ऑप्शन है जहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट। अब देख लो प्रायर सेक्टर स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें किस किस को शामिल किया गया है, व्हाट आर द क्राइटेरिया, और उसके बाद आपको अगर ये पूछा गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके बारे में यूपीएससी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बारे में भी ऐसे ही देख लो। फिर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कह रहा है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक इन द ईस्टर्न घाट बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, मैप पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा ईजी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसका आंसर क्या आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट सबको पता है तमिलनाडु से शुरुआत होती है, वेस्टर्न घाट की भी सबको पता है केरला तक चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहीं पे मिलेगा, यही कहीं ना कहीं केरला तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे ही मिलता है वो। देखो नल्ला मलाई जो है हिल्स, अगर क्योंकि हम ये सब पढ़ते हैं नल्ला मलाई हिल्स या शेषमचल बायो रिजर्व, जिसके बारे में यूपीएससी टाइगर रिजर्व के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये दोनों ही आपके कहाँ पे आते हैं? आंध्र प्रदेश में आते हैं। इसका मतलब ये तो सीधे सीधे ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो जाते हैं। दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक नागरहोल बचता है, एक सत्यमंगलम बचता है। नागरहोल कहाँ है? नागरहोल भी आपका यूपीएससी ऑप्शन में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नागरहोल कहाँ पे आपका? कर्नाटका में। कर्नाटका है तो सीधा आपका क्या होता है? वो ऑप्शन खत्म हो जाता है, बचता क्या है? सत्यमंगलम। सत्यमंगलम यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु को रोड जिले में आता है, वहां पे देख लो। अब आपका काम क्या है? एक स्टेप इससे आगे जाओ कि इसमें कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, क्योंकि यूपीएससी ने 2023 में भी यही कहा था ना कि कृष्णा रिवर रिजर्वायर जो है वो कृष्णा रिवर से बना होता है। तो देखो कौन सा टाइगर रिजर्व में कौन सी रिवर फ्लो करती है, क्या वो कोई रिजर्वायर बना रही है या नहीं बना रही है, आर्टिफिशियल है या कैसा है, ये सारी चीजें देख लो एक स्टेप आगे बढ़ के। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, तो अगर इक्वालिटी इन द सोसाइटी, आपको पता है राइट टू इक्वालिटी इज योर फंडामेंटल राइट, तो अब इसमें किसका एब्सेंस होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है किसका एब्सेंस होना चाहिए? यानी प्रिविलेजेस का, किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रेंट, अगर रेस्ट्रेंट का हो गया एब्सेंस हो गया, तो इसका मतलब अगर होता तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं दी होती ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वहां पे तो दी है, इसका मतलब रेस्ट्रेंट होनी चीजें जरूरी है। अदरवाइज वही लोग बिना रेस्ट्रेंट होने के बाद इतनी अति कर देते तो फिर क्या ही होगा।
कंपटीशन भी होना चाहिए, तभी आदमी का फुली डेवलपमेंट होता है, अगर उसको पता होता है कि हमें किसी और के साथ कम्पीट करना है। और आइडियोलॉजी से के तो बिना चीजें चलती ही नहीं है फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द ट्रैफिक, यानी ट्रेड रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ फ्लोरा और फौना। इसका मतलब क्या है, ये वाइल्ड लाइफ से और प्लांट से दोनों से रिलेट करता है, यहाँ से ये चीज देखने वाली बात होता है। दूसरा, ये ट्रेड से रिलेटेड है। तो पहला कह रहा है इट इज ए ब्यूरो अंडर यूनियन। जब ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट होती है, तो ये रॉन्ग होती है। वैसे ट्रैफिक जो है एनवायरनमेंट में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो हमको पता है ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक आपने क्या होता है, एक एनजीओ होता है, और ये आपका यूनियन का प्रोग्राम नहीं है, ये आपका आईयूसीएन और आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन दोनों ने मिलकर बनाया हुआ ये एनजीओ है। ये ट्रेड से रिलेटेड मैटर्स पे डील करता है। मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल, देखो दोनों कह दिया ना, प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे यूनेप के बारे में पूछ रहा है, तो यूनेप भी देख लो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन से आई थी, क्या किस किस के बारे में डील करता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7th, which among of the following was added to the directive principle of state policy बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया, ये क्वेश्चन है। पहला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ओके जी। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन टू ऑफ वर्क टू वर्कर्स। इसका मतलब क्या है, आपको अगर ये पता है कि डीपीएसपी में कौन सा 39th है, कौन सा 40th है, कौन सा 41 है, तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ एबीसीडी आएगी वही एड वर्क है। यहाँ पे कौन सा आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और ये कौन सा आपका आर्टिकल नंबर 43 का ए आता है। अब एक स्टेप आगे जाना है ना, वही तो नहीं रुकना। इसका मतलब देख लो, इक्वल पे किसके लिए कहाँ पे बात कर रखी है, तो 39D में इक्वल पे के बारे में बात कर रखी है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये आपका कहाँ पे आता है, आई थिंक 43 में आता है। और सिक्योरिंग लिविंग वेज और कंडीशंस टू वर्कर, ये 41 में आता है। नहीं, उल्टा है शायद, ये आपका 41 में आता है और ये आपका 43 आर्टिकल में आता है। अब यहाँ से देखो अगर एक और चीज, अभी इससे आगे बढ़ के और क्या कर सकते हो, यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर बात कर रहा है मैनेजमेंट में। अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 39 का बी, जो आपको ओनरशिप राइट प्रोवाइड कराता है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, एक आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करा रहा है, एक आपको ओनरशिप राइट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो दोनों का कंपेयर करके चीजें कर लो, और देख लो कि 42 से और कौन कौन से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं, या और उसके बाद भी कोई अमेंडमेंट होकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, राइट आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। राइट्स स्टेट के थोड़ी है, राइट्स किसको मिले, सिटीजन्स को मिले। इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट यही पे सीधी खत्म हो जाती है। राइट क्या, आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट। अब देखो यहाँ पे मतलब कैसे यूपीएससी आपके मल्टीपल मतलब एक ही ऑप्शन को मल्टीपल क्वेश्चंस में उसी पेपर में भी रिपीट करते हैं। यहाँ पे पूछा है इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी क्या होगी। अब राइट टू इक्वालिटी इज योर फंडामेंटल राइट, ये तो सबको पता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18 दिया हुआ है। तो वो कह रहा है ना, इक्वालिटी कब होगी सोसाइटी में, जब प्रिविलेजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या रहा है, राइट क्या है, प्रिविलेजेस है, तो राइट क्या है, प्रिविलेजेस तो है ही नहीं। राइट आर प्रिविलेजेस ये है ही नहीं, यहाँ आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट क्या है, राइट आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, यही तो है। अब देख लो, राइट यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिए हुए, पार्ट नंबर 3rd में दिए हुए, कौन से आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड। राइट टू इक्वालिटी में अब आपके कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, उसके बाद फ्रीडम में कौन से आर्टिकल आते हैं, लाइफ लिबर्टी वाले में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, रिलीजन वाले में कौन से आर्टिकल आते हैं, यही तो चीजें हैं। इसी तरीके से रिवीजन करना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9. Which of the following gives global gender gap index ranking of the country in कौन करता है, जेंडर गैप से रिलेटेड कौन आएगा, इकोनॉमिक से रिलेटेड है ना जेंडर गैप, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ह्यूमन राइट काउंसिल की कोई बात नहीं, यूनाइटेड नेशन वुमेन और हेल्थ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर इससे। सॉरी,
लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। पहला, इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी। क्या है? हर सिटी को आपको डेवलप करना है हमारी कंट्री इन स्मार्ट सिटी। कहाँ पे? इन अ डिकेड, यानी कि आने वाले 10 सालों में आपको कर देना है हर सिटी को डेवलप। इज इट पॉसिबल? जनरल साइंस में ही सोच के देखो, नहीं पता आपको हैकेथॉन में ये चीज के बारे में बात की गई है नहीं की गई है, बट अगर मान लो उन्होंने सोचा भी हो कि हम एवरी सिटी को करेंगे बट 10 साल में करेंगे ये टारगेट, तो मतलब नहीं रख सकते वो, तो पहला गलत हो गया, ऑप्शन गया। इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग, इन्होंने ये नहीं कहा ऑल प्रॉब्लम, इन्होंने कहा मैनी प्रॉब्लम फेस बाय आवर कंट्री। तो ठीक है, स्मार्ट इंडिया की बात हो रही है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो आएगी ही आएगी, ऑब्वियस सी बात। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन को आपको यूज करना है जो भी आ रही प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करने के लिए, तो ये भी ठीक जनरल स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है जी। थर्ड देख लेते हैं। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्या? मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल, और वो भी किसमें? इन अ डिकेड, यानी आने वाले 10 सालों में। क्या पॉसिबल है ये? इसका मतलब 3 भी गलत तो ऑप्शन नंबर 2 ही बचता है। यही देख लेते हो, थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।